जी नमस्कार साथियों। मैं अमित यादव, आज का होस्ट, आपका दोस्त, आज की इस जूम सेशन में आपका स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के मुझे होस्ट करने के लिए अपने सारे मैनेजमेंट को, खास करके पंकज सर को और पूरे मैनेजमेंट को। और मैं ऐसी कंपनी के मालिक शमशेर सर, देसवाल सर और अजीत सर, जिन्होंने पूरे भारत में सीए स्टोर का डंका बजा दिया है। और ये कोई मामूली चीज नहीं है दोस्तों। अगर आपने तरीके समझ के आप इस पर चले तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं स्वागत करता हूं आज की इस जूम सेशन में जुड़े हुए सभी डायमंड्स। पहली बात तो एम्प्रस, दोनों एम्प्रस का और सभी डायमंड्स का, गोल्ड सिल्वर एंड सभी लोगों का। और मैं अपने मैनेजमेंट को आज की होस्टिंग के लिए दोबारा बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है। आपको बता दूं कि सीए स्टोर एक अन्य कंपनियों की तरह नहीं है। यह तो हमारे सीएमडी सर श्री शमशेर सर देसवाल जी की एक सोच है, एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल के हम, यानी कि इस रास्ते पर चल के हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और अपने सपने साकार कर सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर श्री अजीत सर हैं, ये तो सामान्य इंसान नहीं है। ये तो हमको एक गॉड गॉड की तरह ही मानते हैं मैं इनको। और एक पारस पत्थर है, यानी कि पारस मणि है, जिसे आप जिसको भी छुआएंगे वो ही सोना बन जाता है। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आज डायरी पेन लेकर जरूर बैठें और जो सर के द्वारा जानकारी हमें दी जाए उसे हम नोट करके अपने बिजनेस में ग्रो कर सकें। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि जिनको सुनने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं, तो क्योंकि जिनको सुनने के बाद एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, तो मैं बुलाना चाहता हूं हमारे एमडी सर श्री अजीत सर को। सर माइक पर आए और अपने ज्ञान के अथाह भंडार से कुछ बूंदें हम सबको भी दें। श्री अजीत सर, प्लीज ऑन द माइक। टेक्निकल इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से सर के पास तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साथियों, जब तक सर माइक पे आते तब तक मैं थोड़ी सी अपनी एक नए प्रोडक्ट की जो अभी लॉन्च हुआ है उसके थोड़ा अपना अनुभव शेयर कर देता हूं। वैसे सर तो जानकारी जो देंगे वो तो अलग तरीके की होती है। मैं अपना अनुभव थोड़ा सा बताता हूं, मैंने क्यों यूज करी है। तो मैं अपना जो आई के लिए, आंखों के लिए अपना जो ड्रॉप निकाला है कंपनी ने, उसको मैंने सिर्फ एक बार डाला है और मेरी आंखों की रोशनी ऐसे बढ़ गई है जैसे अपने फोन के लिए अपनी लाइट हम आप लोग बढ़ाते हैं। तो सर, क्या मेरी अजीत सर आवाज आ रही है? साथियों, जब तक सर माइक पे आते तब तक मैं थोड़ी सी अपनी एक नए प्रोडक्ट की जो अभी लॉन्च हुआ है उसके थोड़ा अपना अनुभव शेयर कर देता हूं। वैसे सर तो जानकारी जो देंगे वो तो अलग तरीके की होती है। मैं अपना अनुभव थोड़ा सा बताता हूं, मैंने क्यों यूज करी है। तो मैं अपना जो आई के लिए, आंखों के लिए अपना जो ड्रॉप निकाला है कंपनी ने, उसको मैंने सिर्फ एक बार डाला है और मेरी आंखों की रोशनी ऐसे बढ़ गई है जैसे अपने फोन के लिए अपनी लाइट हम आप लोग बढ़ाते हैं। तो सर, क्या मेरी अजीत सर आवाज आ रही है? सभी साथियों नमस्कार। और इस संध्याकालीन आज के सेशन में मैं सारे चैंपियंस का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक बार चाहता हूं कि हमारे कोई को होस्ट बताएं कि क्या वीडियो और आवाज प्रॉपर आप तक
पहुंच पा रहा है, ऑडिबल और सर विजिबल है? बिल्कुल सर, प्रॉपर आ रही है आवाज और हाँ, वीडियो काफी भी। समय तक अमित जी आपकी आवाज मेरे पास नहीं पहुंच पा रही थी, टेक्निकली कोई मेरे पास माइक वाइक का कोई इश्यू था, तो इसलिए सॉरी, थोड़ा सा डिले शुरू हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम की रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू। तो वंस अगेन सारे दोस्तों को नमस्कार, और विश्व की सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी सीजे स्टोर के इस सायंकालीन मंच पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज विशेष तौर पर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत रहेगी। और आने वाले कुछ मिनट में हम लोग आज एक विशेष, जिसको बोलते हैं एक साइकोलॉजिकल लेवल, उस लेवल के बारे में भी कुछ बातचीत करेंगे, जो आमतौर पर इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग जिसको बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, इस बिजनेस में जो जिसको बोलते हैं सक्सेस ट्रैक, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसके लिए बात करेंगे, क्योंकि वो भी हमारा प्रोडक्ट ही है। तो जब हम बात करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग की, तो दो स्ट्रीम्स इस बिजनेस में आती हैं। पहला जो बेसिक प्रोडक्ट है इस बिजनेस का, वो प्रोडक्ट हमारा करियर है, कि हम किस तरीके से निर्धारित करें आने वाले जो हमारे साल हैं, आने वाला जो हमारा भविष्य है, जिसको करियर आमतौर पर लोग बोलते हैं, कि उस करियर के बारे में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस बिजनेस में आगे बढ़ा जाए। और निश्चित तौर पर वो चीजें हैं जिनके बारे में सोचा जाता है, जिनके बारे में प्लान की जाती है, निश्चित तौर पे वो चीजें प्राप्त की जाएं, तभी इस बिजनेस में अपने आप को हम सक्सेसफुल मान सकते हैं। मेरा मानना यह है, सक्सेस जो है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसको हमने आज ले लिया और हम कहें हम सक्सेसफुल हैं। सक्सेस इज ए रेगुलर जर्नी। हम दिन प्रतिदिन आज से बेहतर स्थिति में अगर जाते हैं कल, और कल से बेहतर स्थिति में अगर जाते हैं परसों, तो उसको ही हम सक्सेस बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग टाइम फ्रेम जो है उस पर बहुत कम फोकस करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर से वो संतुष्ट भाव के लोग होते हैं। तो उस तरीके के लोगों के लिए जो है ये बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं करता है। एक्चुअली में इसमें 3-4 चीजें जो बताई गई हैं आज तक, जो भी इस बिजनेस के सक्सेस पैरामीटर्स इस बिजनेस में मोस्ट सक्सेसफुल लोगों द्वारा बताए जाते हैं, उसके 4 स्तंभ आमतौर पर बताए जाते हैं। पहला स्तंभ बताया जाता है कि जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, फर्म डिसीजन, कि आपको आपके इरादे से कोई हिला ना पाए, तभी ये बिजनेस आपके लिए काम करता है, वरना ये बिजनेस आपके किसी काम का नहीं है। आपके लिए और बहुत सारी चीजें हैं, आप जॉब कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उनके विषय में आप सोच सकते हैं कि जिंदगी में क्या किया जा सकता है। लेकिन आपका निर्णय अगर अंतिम निर्णय की तरह है कि हाँ मेरे लिए ये लाइफ है और करियर में मुझे जो चीजें वास्तव में चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स वाइज अगर बात करें, तो इस बिजनेस में एक ह्यूमन बीइंग की जो भी उम्मीदें हो सकती हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर बात करें तो ये बोला जाता है कि आदमी का जीवन उम्मीदों पर टिका है। तो जो भी उम्मीदें जिंदगी में आदमी सोच सकता है या कर सकता है, उन सारी उम्मीदों को पूरा करने की बिना किसी संशय के इस बिजनेस की कैपेसिटी है। इसमें वो सारी चीजें हैं जो सारे सपनों को, सारी उम्मीदों को पूरा करने की ताकत रखती हैं, बशर्ते आदमी के निर्णय में वो ताकत हो कि जो उसने निर्णय लिया वो उसका फर्म हो, वो उसका डिसीजन उस लेवल का हो कि वास्तव में वो उन चीजों के लिए अपने निर्णय पर अडिग रह पाए। फर्स्ट थिंग, 4 स्टेप्स का पहला स्टेप ही। दूसरा ये है कि इसके लिए विस्तृत एक प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है, और उस प्लानिंग में सबसे जो जो परफेक्ट जो चीज है, जो हमारे को अपनी आंखों के सामने दिखनी चाहिए, वो हमारे गोल्स और टारगेट्स होते हैं। गोल्स और टारगेट्स में भी कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि गोल क्या और टारगेट क्या। स्मॉल टर्म्स गोल को टारगेट बोलते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स को हम लोग गोल बोलते हैं। यानी कि जब हम टारगेट हिट करते हैं, मान लीजिए एक फुटबॉल का ग्राउंड है और 11-11 खिलाड़ी दोनों तरफ होते हैं, तो 11 खिलाड़ियों का टारगेट जो होता है वो अल्टीमेटली एक दूसरे खिलाड़ी को पास देना होता है, जबकि गोल जो होता है वो गोल पोस्ट में गेंद को भेजना होता है। तो हम किस तरीके से वो प्लान कर पाए कि अपनी बॉल को दूसरे खिलाड़ी के पास ना जाने दें, अपनी ही टीम के लोगों के पास वो बॉल रहे, और अंत में लॉन्ग टर्म में एक गोल जो है वो गोल पोस्ट में डालें और दूसरी टीम के ऊपर विजय प्राप्त करें। ये दिस इज द फीलिंग ऑफ कंपटीशन, गोल का अगर मीनिंग बताया जाए तो हम जब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की इस बिजनेस में, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स, जैसे कि आप सारे जानते हैं सीजे स्टोर में क्लोजिंग पीरियड 15 दिन का होता है, तो हर 15 दिन को बांट के
3 दिन का, 1 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का, उस तरीके से हम लोग छोटे छोटे टारगेट बना सकते हैं। अल्टीमेटली इस बिजनेस में जो भी हमारे को इंसेंटिव, कमीशन या जो भी हमारे सपने पूरे करने की ताकत मिलती है, अनडाउटेडली एक शब्द में कहें तो वो पैसा है। और पैसा हमारे वॉल्यूम से जनरेट होता है। तो हर दिन का वॉल्यूम का अगर हम अपनी टीम में टारगेट बनाएं, हर दिन का बनाएं, हर 3 दिन का बनाएं, हर हफ्ते का बनाएं, हर क्लोजिंग का बनाएं, और उसको उसी तरीके से क्लोज करें, तो अनडाउटेडली उन 15 दिन का बेहतरीन प्रयोग हम लोग कर पाएंगे। और 15 दिन में आखिर वो गोल कर पाएंगे जो 15 दिन के लिए सोचा है। उन गोल को अगर लॉन्ग टर्म गोल में बदलें तो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद मैं अपने को और अपनी टीम को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सेकंड थिंग। तीसरा, उन टारगेट्स और गोल को प्राप्त करने के लिए प्लान करना। अब वो प्लान किस तरीके से होता है कि हमारे पास अल्टीमेटली कोई भी चीज जब हम करते हैं जिंदगी में, कोई चीज मेरे को बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कच्चा माल चाहिए होता है। तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए मेरे पास कच्चा माल क्या है, और उस कच्चे माल में 2 चीजें आपकी काम करती हैं। एक आपकी टीम काम करती है, जो टीम आपके पास है उसमें क्या असेट्स हैं आपके पास, कितने लोग हैं, कितने लोग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी रखते हैं, कितने लोग प्लान के बारे में जानकारी रखते हैं, कितने नए लोगों को रिक्रूट किया जा सकता है, किस प्रोडक्ट पे कितना वॉल्यूम किया जा सकता है। वो सारी चीजें अगर आपके पास डायरी और पेन लेके आपने नोट की हैं, तो अनडाउटेडली हर रोज आपके पास क्लोजिंग में कुछ ना कुछ वॉल्यूम और हर रोज आपका इंसेंटिव जो आपकी आईडी पे दिखता है वो बढ़ने वाला है। तो उन चीजों को लेके अगर हम फोकस करें, तो तीसरी चीज होगी हमारी कि प्लानिंग, कि हमारा गोल या टारगेट हम कैसे प्राप्त करें। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज योर एजुकेशन, योर लर्निंग, योर ट्रेनिंग। कि आप ये तीनों चीजें कहाँ से सीखते हैं, क्या वो रिलायबल सोर्सेज हैं। अभी अगर आज की भी मैं बात करूं, तो इस सेशन में अभी करीब करीब 170 लोग हैं। जबकि आप में से जो लोग 15 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में थे, उन्होंने देखा होगा कि वहां पे नियर अबाउट 4000, 4000 लोग फिजिकली अवेलेबल थे। तो अगर 4000 लोग किसी प्रोग्राम में फिजिकली अवेलेबल हो सकते हैं, तो एक वर्चुअल प्रोग्राम में उनकी संख्या 3 से 4 गुना हो जानी चाहिए। यानी कि आज की जूम मीटिंग में 8-10 हजार लोग तो होने चाहिए थे, उस हिसाब किताब से देखा जाए। तो हमारी क्या लर्निंग है, हमारा क्या एजुकेशन है, हम किस स्ट्रीम में जा रहे हैं, वास्तव में हम जो करना चाह रहे हैं क्या उसके प्रति हम सीरियस हैं, ये चीजें सोचने की थोड़ी सी आवश्यकता होती है। कुछ लोग सोचते हैं शायद ये बिजनेस इंडिविजुअल एफर्ट का है, कुछ लोग सोचते हैं शायद, बहुत सारे दोस्त मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे अलग अलग ग्रुप्स में मेरे को भी शामिल किया गया है, वो सिर्फ यही मैसेज डालते रहेंगे, ज्वाइन फास्ट, मीटिंग शुरू होने वाली है। किसको कह रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आता कि अगर आज के सेशन में 170 लोग हैं, तो उन लीडर्स ने क्या टारगेट लिया है, क्या उन्होंने सोचा है इस बिजनेस के बारे में, कितने सीरियस हैं। मुझे तो नजर आता है, लेकिन लीडर्स को भी नजर आना चाहिए कि कैसे वो इस बिजनेस को आगे लेके जा पाएंगे, किस तरीके से वो लोग वो काम कर पाएंगे। यानी कि ये वास्तव में चिंता का विषय भी है, मेरे लिए भी चिंता का विषय, आत्ममंथन का विषय है कि क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, क्या सेशंस में हमारे में, क्या किसी चीज में कोई दिक्कत है। वो फीडबैक भी लेना मेरे लिए बहुत अनिवार्य है। मैं समझता हूँ कुछ नेगेटिव ट्रेनिंग है शायद, हमारी ट्रेनिंग में शायद वो धार नहीं है, वो चीजें हम प्रोडक्ट के बारे में शायद नहीं बता पा रहे हैं जो लोगों को चाहिए, इसलिए शायद ये संख्या इस तरीके की होती है। और इसीलिए शायद ये बातें आपके सामने आज करने की मेरी थोड़ी सी आवश्यकता भी हुई। उसके लिए मैं आपसे खेद भी व्यक्त करूंगा कि मुझे इतनी कड़वी बातें आपसे करनी पड़ती हैं। लेकिन किसी भी आदमी को स्वस्थ रखने के लिए, या उसकी इकोनॉमिक या सोशल हेल्थ या उसकी मानसिक हेल्थ या सारी चीजों को स्वस्थ रखने के लिए शायद कड़वी दवाई भी कभी कभी काम करती है। तो आइंदा जब मैं कोई भी सेशन लूंगा, तो उससे पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि किस टीम में मुझे सेशन लेना चाहिए। क्या ये इंडिविजुअल टीम में किसी में सेशन लेना चाहिए, शायद किसी इंडिविजुअल टीम में ही मैं सेशन लेता और टीम लीडर से 4 लोगों से सुबह बात करता, तो शायद किसी इंडिविजुअल छोटी सी टीम में ये 200 लोग इस प्लेटफॉर्म पे शाम को हो सकते थे। तो जब हमारा कंबाइंड एफर्ट होता है, तो शायद हम उस कंबाइंड एफर्ट में, जबकि कंपनी के प्लान में गोल्ड एंड ब्लू को कंबाइंड वॉल्यूम से पैसा आता है, लेकिन हमारे कंबाइंड एफर्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर ये एक सिंगल टीम का प्रोग्राम होता, तो मुझे पता है यहाँ पे एक सिंगल टीम के 300 लोग हो सकते थे, कि अगर हमने ये कंबाइंड लिया है, तो शायद मुझे कुछ फीलिंग है उसमें कि कोई प्रॉब्लम है एक दूसरे के बारे में बात करने में, या कंबाइंड चीजों में शामिल होने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। उन दिक्कतों का भी निवारण अपनी तरफ से हम किस तरीके से किया जाए, ये सोचेंगे, ये सोचने का विषय, इस पे भी बात करेंगे। तो वो लर्निंग, एजुकेशन, वो चीजें भी बहुत जरूरी। आज मैं कॉमन बातें कुछ करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ टेक्निकल चीजों में कुछ कुछ बहुत ज्यादा रखा है। और उसका कारण भी है कि जब भी हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, तो हम कुछ ज्यादा एनालिसिस के चक्कर में पड़ जाते हैं। जब हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, तो हमारे को सामान्य चीजें समझ में आती हैं।
लेकिन जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम चीजों को कॉम्प्लिकेशंस में ले जाके हम चीजों को मुश्किल में लेके जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज जितने भी दोस्त इस सेशन में हैं, हम कभी किसी मॉल में या किसी ब्रांडेड मल्टी स्टोर में या किसी बिग बाजार या विशाल मेगा मार्ट या किसी ब्रांडेड किराना स्टोर में चले गए हों, बड़े स्टोर में चले गए हों, तो हमारा एक ही काम होता है कि जो सामान हमारे को वहां से लेना, हम एक बास्केट लेते हैं, उस सामान को बास्केट में डालते चलते हैं, बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, बड़े अच्छे से बिलिंग करवाते हैं उस प्रोडक्ट की, और पैसे देके सामान लेके अपने घर आ जाते हैं। कभी उस काउंटर पे बैठे हुए एक भी आदमी से किसी सामान के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, वो आपके परिवार पे, आपकी हेल्थ पे, आपके बच्चों पे, आपकी सोशल लाइफ पे, आपके पारिवारिक जीवन पे क्या प्रभाव वो प्रोडक्ट डाल सकता है, उसके बारे में हम कभी भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा नंबर वहां पे नहीं होता है। वहां पे नंबर बेचने वालों का, प्रमोशंस का, ऑफर का, वो बहुत सारी चीजें हम देख लेते हैं और वो सामान खरीद कर अपने घर ले आते हैं। शायद उसमें 2-4 आइटम ऐसे भी होते हैं जिनको खरीदने के लिए हम उस मॉल में नहीं गए होते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज देख के हम किसी चीज से अट्रैक्ट होकर उन चीजों को डाल के ले आते हैं। वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हमारे लिए कोई सोचने का विषय नहीं होता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट मार्केटिंग में होते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, एक नेटवर्क मार्केटर होते हैं, एक लीडर के तौर पर अपने आप को देखते हैं, तो हमारे को ऐसा लगने लगता है, हमारा दिमाग जो होता है वो बहुत ज्यादा डिमांड करने लगता है कि मेरे को शायद इस प्रोडक्ट की बहुत टिपिकल नॉलेज हो, इवन इसका मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, किन चीजों में ये रिएक्ट करता है, किन चीजों में ये काम करेगा, ये सारी चीजें अगर हमारे को पता हो तो ही हम किसी आदमी के सामने बैठे, ऐसा हमारे को लगने लगता है। मैं आज का ही अगर एक एक्सपीरियंस बताऊं, तो जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं किसी फील्ड में, मैं मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स की बात करूंगा, उन लोगों को बहुत सारी चीजें अपने पर्पज के अलावा याद नहीं होती, और ना मेरा मानना यह है ना याद रहनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक साइकेट्रिक क्लिनिक के बाहर लिखा देखा था कि उसमें एक बहुत जबरदस्त सेंटेंस लिखा था, उस पर सोचने की आवश्यकता है। उस पर लिखा हुआ था कि ओवर एनालिसिस कैन काज पैरालिसिस। जब हम किसी चीज का एनालिसिस हद से ज्यादा करने लगते हैं, जब जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस पॉलिसी में जिस चीज के बारे में सोचते हैं उसमें पैरालिसिस का कारण बनती है। और ये हर फील्ड में है। जैसे कोर्ट के बाहर लिख दिया जाए कि न्याय में देरी अन्याय के समान है। अगर कोई आदमी बेकसूर है, उसको 5 साल जेल में रख के, हवालात में रख के, उसके बाद बोल दिया जाए ये आदमी बेकसूर है, इसको बरी कर दो, तो उसकी जिंदगी को जो 5 साल चले गए, उन 5 साल का शायद भरपाई कोई कोर्ट दुनिया की कोई पैसा या कोई कंपनसेशन उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। तो बहुत सारी वो चीजें हैं जो हमारे को सोचनी चाहिए, और बहुत सारी वो चीजें हैं जो हमारे को नहीं सोचनी चाहिए। तो अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो किस तरीके से हम लोग उन चीजों को डिफाइन करें कि क्या चीजें सोचने की है और क्या चीजें नहीं सोचने की हैं। तो उस डेफिनेशन में जो सबसे बड़ी बात आती है, वो बड़ी बात आती है कि मैं एक वाक्य को हमेशा याद रखूं कि जब मैंने इस बिजनेस में एंट्री की और अपना रजिस्ट्रेशन किया, तो मैंने इस बिजनेस को किस लिए शुरू किया था। अगर ये बेसिक बात मुझे याद है, पहले दिन से याद है, और जब तक मैं उस स्तर को, उस लेवल को ना छू लूं जहां पर मुझे जाना है, तब तक अगर वो बात है याद है, तो निश्चित तौर पे मैं उस स्तर को छू पाऊंगा जिस स्तर पर मुझे जाना है। प्रयास जब कंबाइंड होते हैं, प्रयास जब सामूहिक होते हैं, तो उनका परिणाम बहुत बड़ा होता है। ये चीज भी हमारे को सोचनी पड़ेगी। आज इस सेशन में करीब 200 के आसपास अभी आंकड़ा है कुछ। अगर यही 250 लोग 4-4 5-5 लोगों को आज इनवाइट करते और ये सेशन अगर 1000 लोगों का होता, तो शायद मेरा भी मन, मेरा भी मस्तिष्क कुछ और बातें करने को करता, और मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे गंभीर बातें कर पाता। लेकिन अभी की अगर बात करें, तो सेशन जो आपकी मानसिकता है, जिस तरीके से हम लोग इस बिजनेस में काम करते हैं, उसको देखते हुए मेरा भी मन ये है कि आपको टिपिकल चीजों पे ना ले जाके सिंपल मोस्ट चीजों पे लेके जाया जाए। तो सिंपल मोस्ट की जब हम बात करते हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट तरीके से होनी चाहिए। नंबर 1, पर्पज ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट बनता है हमारे यहाँ या बिकता है हमारी कंपनी के कैटलॉग में, जो प्रोडक्ट छपा है, उस प्रोडक्ट का पर्पज क्या है। अगर उस प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज भी हमारे को चाहिए, तो उस नॉलेज को लेने का पर्पज क्या है। क्या हम पर्पजलेस नॉलेज तो नहीं ले रहे। आप ही जो लोग अभी इस सेशन में जुड़े हैं, उनमें से आप में से बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट की टिपिकल नॉलेज है, और आप में से बहुत सारे लोग मेडिकल लाइन में भी हैं। तो फिर क्यों वो एम्परर या क्राउन नहीं हो पा रहे हैं। अगर नॉलेज से एम्परर या क्राउन हुआ जा सकता है, अगर नॉलेज से सपनों को पूरा किया जा सकता है, तो फिर सोचने की आवश्यकता है कि इस दुनिया के मोस्ट इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो क्यों दूसरों के लिए नौकरी करते हैं।
एक चीफ मिनिस्टर का पीए एक चीफ मिनिस्टर से कम पढ़ा लिखा और कम होशियार भी हो सकता है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस इंडिया में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके जो पर्सनल असिस्टेंट हैं वो सब उनसे ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी पर्सनल असिस्टेंट असिस्टेंट है और चीफ मिनिस्टर है। क्या आप समझते हैं मोदी जी से समझदार कोई आदमी दुनिया में नहीं है? फिर वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? तो बहुत सारी वो चीजें हैं जो हमारे को इस बिजनेस के बारे में, अपनी सफलता के बारे में सोचनी पड़ेंगी। अभी आज की डेट में अगर बात करें तो मेरे से बार बार डिमांड होती है कि कुछ प्रोडक्ट हमने नए लॉन्च किए हैं उनके विषय में बात की जाए। तो मैं आज सिर्फ 2 प्रोडक्ट पे बात करूंगा, जो प्रोडक्ट नए लॉन्च हुए हैं उनमें से सिर्फ 2 प्रोडक्ट पे बात करूंगा, जिन पे आमतौर पे मैंने बहुत बड़ी बात नहीं की है। उन 2 प्रोडक्ट पे बात करता हूँ। उनमें से एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है जिसको हम विटामिन डी बोलते हैं। वो ड्रिपल्स में लाया गया है। उस पे पहले भी कुछ लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई है, कुछ लोगों से मेरी बातचीत नहीं हो पाई है, तो उसके विषय में थोड़ी सी बात आज हम इस ऑनलाइन सेशन में कर लेते हैं। आमतौर पर भारतवर्ष के अंदर अगर हम देखा जाए हमारी जो फूड हैबिट्स हैं और जो हमारा लाइफस्टाइल, उसके अकॉर्डिंग हमारे फूड में न्यूट्रिएंट कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है दुनिया के अनेक अलग अलग हिस्सों की तुलना में। उसको आप जानकारी का अभाव मानिए, इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स, किसी भी तरीके की चीजें कुछ लोग अफोर्ड नहीं करते हैं, उनका भी कारण बनता है। और कुछ हमारा सोशल दायरा जो है वो हमारे को जिस तरीके के सलाहकार हमारे को मिलते हैं और जिन लोगों की बातें हम मानते हैं वो भी चीजें हमारे लिए मायने रखती हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया एक सर्वे की बात करें हम सन 2020 की, तो करीब 80 शहरों में 8,000 से ज्यादा लोगों पे एक सर्वे किया गया था वाइटामिन के लिए। और जो भी सैंपल्स उसमें लिए गए थे उसमें ये पता लगा था कि करीब 76% लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। अब वो क्यों है? उसके 2 कारण हैं और दोनों कारण रिवर्स हैं। पहला कारण ये है कि जो लोग न्यूट्रिएंट्स को अफोर्ड कर सकते हैं वो धूप में नहीं रहते हैं और विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए बॉडी को सनलाइट की आवश्यकता होती है। और जो लोग न्यूट्रिएंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो धूप में होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। तो अब दोनों ही तरीके से देखा जाए तो रीजन आप समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 76% लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। एक हेल्दी आदमी को दिन के 24 घंटे में से करीब करीब 4 घंटे सनलाइट का इन्फ्लुएंस चाहिए होता है। अगर 4 घंटे सनलाइट के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टच में वो रहता है तो उसकी विटामिन डी की एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है फूड से, उसको विटामिन डी को ब्लड में ले जाकर विटामिन डी का सिंथेसिस करने की जो कैपेसिटी है वो कंप्लीट होती है। मैं नहीं मानता कोई ठीक ठाक पोजीशन का आदमी 4 घंटे धूप में रहता हो। और आज की पोजीशन अगर देखी जाए, अभी का टेम्परेचर, अभी का वेदर, अभी का मौसम देखा जाए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। किसी साधारण आदमी के लिए भी 4 घंटे धूप में रहना बहुत टफ है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। हिंदुस्तान की धूप इतनी गर्म होती है, सर्दियों में रहा जा सकता है, शायद 1-2 घंटे जानबूझकर भी धूप में रहा जा सकता है, लेकिन गर्मियों में नहीं रहा जा सकता। जो लोग मजबूरी में, जिनको धूप में रहना पड़ता है, जो बेचारे मजदूर हैं, कामगार हैं, जिनको धूप में काम करना पड़ता है, उन लोगों के पास विटामिन डी से रिच फूड लेने के लिए वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो इसको अफोर्ड कर पाए। इसलिए उन लोगों की मजबूरी ये है कि उनको विटामिन डी बाहर से मिलता नहीं है। धूप में सिंथेसिस हो भी जाए लेकिन बॉडी में कोई चीज ऐसी गई ही नहीं जिससे विटामिन डी जाए, तो दोनों तरीके से मार पड़ती है, तो लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाते हैं। अब विटामिन डी के बहुत सारे वैसे तो सोर्सेज हैं, लेकिन हमारी डाइट में, अगर इंडिया की डाइट की बात करें तो उसमें सोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो सी फूड में ज्यादा होता है, या कुछ वेजिटेबल एसेंशियल ऑयल्स में ज्यादा होता है, या कुछ चीजों में ऐसी में होता है जो आमतौर पर हमारे खाने में शामिल नहीं होती है, उन चीजों में विटामिन डी ज्यादा होता है। आमतौर पर अगर खाने की बात करें तो चाहे वो फ्लैक्सीड ऑयल है या वो फिश ऑयल है, उन चीजों में भी विटामिन डी होता है। कुछ वेजिटेबल ऑयल्स में आमतौर पर विटामिन डी होता है, लेकिन हम जब वेजिटेबल ऑयल्स को यूज करते हैं तो हम आमतौर पर उनको फ्राइंग में यूज करते हैं और उनका टेम्परेचर 150 डिग्री से ऊपर लेके चले जाते हैं, तो विटामिन डी ओवररेट हो जाता है और हमारी बॉडी में वो विटामिन डी नहीं जा पाता है, इसलिए हम विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। तो इसीलिए जब विटामिन डी डेफिशिएंट अगर हैं तो कैल्शियम को बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती है। बोन्स में कैल्शियम की स्टोरेज विटामिन डी एनहेंस करता है, विटामिन के एनहेंस करता है। उन विटामिन की डेफिशिएंसी में कैल्शियम हमारी बोन्स को जो है वो प्रॉपर नहीं मिलता है और बोन्स की डेंसिटी प्रॉपर नहीं हो पाती है, जो जिसको बीएमडी बोलते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी बोलते हैं, वो डेंसिटी बोन्स की कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है वो देख लेते हैं।
आमतौर पर बहुत सारे लोग बोलते हैं जी ज्वाइंट पेन तो नॉर्मल चीज है, उसके आगे की बातें करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हड्डी बढ़ गई है। तो आप में से जो लोग मेडिकल लाइन में है वो जानते हैं कोई फिनोमिना नहीं है पूरी नेचर में जो किसी हड्डी को बढ़ा दे। हड्डी घट सकती है, बढ़ नहीं सकती है। हड्डी का बढ़ना आमतौर पर किसको बोलते हैं कि हमारी हड्डियों के जो सिरे हैं वो पोरस होने के कारण वो सिरों से क्रैक होने लगती हैं और उसके सिरे नुकीले हो जाते हैं, जो मांसपेशियों में धंसते हैं। वहां से मांसपेशियां फूलती हैं, पेन होने लगता है और वो हिस्सा बॉडी का उठा हुआ नजर आता है और जिसको बोल देते हैं कि हड्डी बढ़ गई है। अगर उस नुकीले पार्ट को, हड्डी को सर्जरी से हटा दिया जाए तो हड्डी सेटल हो जाती है। तो डॉक्टर सेटल कर देते हैं, उसको काट के हड्डी को सर्जरी करके सेटल कर देते हैं। लेकिन वो हड्डी का जो हमारा सिरा है, अगर वो पोरस ना हो, अगर वो ना जड़े, नुकीला ना हो, तो वो मांसपेशियों को नुकसान नहीं करेगा, बॉडी के टिश्यूज को नुकसान नहीं करेगा और वो हड्डी नहीं बढ़ेगी। एक्चुअल में वो हड्डी बढ़ती नहीं है, वो घटती है। उसका सिरा नुकीला हो जाता है और उसको हड्डी बढ़ना बोलते हैं। दूसरा, जॉइंट पेन, हड्डी बढ़ना। तीसरा, आमतौर पर जिसको आप लोग डिस्क की प्रॉब्लम बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। इसके अलग अलग लोब्स होते हैं, किन लोब्स में क्या प्रॉब्लम आई, कितना गैप, इस तरीके से अगर मैं उंगली से दिखाऊं तो इस तरीके से एक दूसरे में वो फंसे होते हैं। उनमें जब ये हड्डियां थोड़ी सी वीक होती हैं तो पतली हड्डियां होने के कारण इनमें गैप आ जाता है इस तरीके से। इनमें से वीन्स का, नसों का इनमें से आना जाना होता है। जब ऊपर नीचे कोई पैर आया, कोई वजन उठाया, कुछ हुआ, तो इनमें से जो नसें गई हुई हैं, ये गैप आया हुआ है, तो हड्डी पे जैसे ही प्रेशर आया ये हड्डी उस नस को पकड़ लेती है। उसको नस दबना बोलते हैं, डिस्क की प्रॉब्लम बोलते हैं। वो अलग अलग लोब में आती है, L1 2 3 4 5 अलग अलग तरीके से। फिर आप MRI, एक्सरे करवाते हैं, स्कैनिंग करवाते हैं, उसमें आता है कि आपको किस तरीके से ये पेन हुआ, कमर में दर्द कैसे शुरू हुआ। तो इस तरीके की जितनी भी टेंशन आती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से अगर देखा जाए तो स्किन में ड्राइनेस और स्किन में बहुत सारी टेंशन आती है, क्रैकेज आ जाते हैं। जो रियां ज्यादा आने का कारण भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बनती है। बहुत सारे स्किन डिजीज का कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी बनती है। आमतौर पर किसी भी न्यूट्रिएंट के बारे में एक चीज का समझना हमारा इंपॉर्टेंट है। किसी एक चीज की डेफिशिएंसी से शरीर में केवल एक ही रोग नहीं होता है, मल्टीपल टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, लेकिन विटामिन डी की कमी से दांत अपनी जड़ें खोखली कर देते हैं, कैविटी होने के चांसेस होते हैं और दांत खराब हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी इवन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए, हार्ट के डिजीज के लिए भी उत्तरदायी हो सकती है। अगर आपके मसूड़ों में खून आता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक दूसरे सिम्टम्स को दिखा देती है कि किन बॉडी के ऑर्गन्स पर किन चीजों का असर पड़ता है। तो ये बहुत सीवियर है, बहुत मुश्किल है एक चीज को पहचानना कि एक छोटे से विटामिन की कमी से शरीर में क्या इतनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। जी हाँ, एक विटामिन की कमी से सैकड़ों दिक्कतें शरीर में हो सकती हैं। तो अब उस डेफिशिएंसी को कैसे पूरा किया जाए। हमें पता है 4 घंटे हम धूप में रहते हैं, नहीं है डाइट में विटामिन डी है नहीं, तो एज ए सप्लीमेंट उसको पूरा करना पड़ेगा डेली वैल्यूज के हिसाब से। जो रिक्वायर्ड डेली वैल्यू है, RDV वैल्यू जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से 600 IU विटामिन डी एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी को डेली चाहिए। इनफैक्ट एक बच्चे को भी इतना ही चाहिए, लगभग 600 IU चाहिए। तो हमारी डाइट में होता नहीं है, तो वो कम होने लगता है। जैसे जैसे वो कम होता है, जो कॉम्प्लिकेशंस आपको बताई वो कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। अब उसको पूरा कैसे किया जाए, वो उसको बोलते हैं डाइटरी सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट के रूप में उसको लिया जाए। अब लिया कैसे जा सकता है, दो चीजें हैं। अभी देखिए थोड़ा सा मैं फिर साइकोलॉजी पे आऊंगा। दो चीजें हैं। एक चीज वो है कि क्या हम स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो दूसरी चीज स्वयं हो जाती है। अगर हम स्वस्थ रहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाने की तैयारी हम कर ही रहे हैं, जाने या अनजाने। तो जब हम स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं तो हम विटामिन डी को एक सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं। अब बहुत सारे लोग तब सप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं जब उनको कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी होती हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, डॉक्टर्स उनको कैल्सीफिरेल, विटामिन डी का ही जो केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल, उसके सैशे लिखते हैं। उनमें जो सैशे में क्वांटिटी होती है, या सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स भी आते हैं आजकल, जो है वो सोलूबल टैबलेट्स भी आ गई हैं, डिस्पर्सिबल, DT बोलते हैं। वो 60,000 IU में च्यूएबल भी आ गई है आजकल, कई सारे फॉर्म में विटामिन डी बनने लगे हैं। उसमें विटामिन डी की जो मात्रा होती है वो होती है 60,000 IU। अब मेडिकल साइंस में टर्म अलग अलग हैं, इन्वेंशंस भी अलग अलग हैं, लोगों का सोचना भी अलग अलग है। क्या 60,000 IU विटामिन D3 एक ही बारी में लेना, क्या बहुत सारी लंबे टाइम से चली हुई डेफिशिएंसी को एक ही बारी में पूरा करेगा?
क्या पूरी बॉडी उसको पूरा डिजोल्व करके अपने अंदर सोख कर पाएगी? क्या वो परिणाम वो दे पाएगा जो हमारी रेगुलर डाइट में विटामिन डी से जो हमारे को परिणाम मिलना चाहिए? क्या एक ही बारी में लिया गया विटामिन डी हमारे को वो परिणाम दे पाएगा? लेकिन हम आमतौर पर न्यूट्रिशन का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमारे को कोई बीमारी आ चुकी होती है, तभी हम देखते हैं कि अब सप्लीमेंट लें। सप्लीमेंट, वंस अगेन एक बारी मैं फिर आपको याद दिला दूं, सप्लीमेंट्स का अर्थ ये है कि जो न्यूट्रिशन हमारे फूड में नहीं है उस न्यूट्रिशन को हम खाने के साथ लें ताकि हम बीमार ना हों। सप्लीमेंट का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि बीमार होने के बाद उसको लिया जाए, वो तो मजबूरी है, बीमार होने के बाद लेना ही पड़ता है। तो मजबूरी ना उत्पन्न करें, बगैर मजबूरी को ही उसको लेना शुरू करें। जब भी आपको लगे कि हमारे खाने में विटामिन डी की कमी नहीं है तो आपको सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर भारत में 76% लोगों के खाने में विटामिन डी की कमी है और उसमें दोनों ही तरीके के लोग हैं, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो डाइट में विटामिन डी के सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जाने या अनजाने वो कर नहीं पाते, तो वो भी विटामिन डी का सेवन सप्लीमेंट के तौर पर करें। आपके घर में विटामिन डी की बोतल का होना निश्चित तौर पर अनिवार्य से भी ज्यादा अनिवार्य है। अब आप कितना सीरियसली इसको लेते हैं? क्या आपको वास्तव में डॉक्टर के पास जाने की तैयारी करनी है या स्वस्थ रहने की तैयारी करनी है? ये सोचने का आपका काम है, अब आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो अब विटामिन डी ड्रिपल्स में हमारे पास है, ड्रॉप्स में हमारे पास है, बहुत आराम से लिया जा सकता है, किसी भी चाय कॉफी दूध पानी कहीं भी डाल के लिया जा सकता है। अगर 10 ड्रॉप उसका डेली ले लेते हैं तो 600 आयु हमारी डेली वैल्यू को वो कंप्लीट कर देता है। अगर डेफिशिएंसी है तो उसको 2 या 3 बार ही ले सकते हैं, तो वो पुरानी डेफिशिएंसी को भी कंप्लीट कर देता है। बच्चा है उसको कम देना है, 300 आयु देना है, 5 ड्रॉप दे दीजिए। 4 साल का बच्चा है उसको आपको लगता है विटामिन डी कम है, थोड़ा सा स्किन जो है वो ड्राई हो गई है, चलने फिरने में ज्यादा थकता है, तो उसको विटामिन डी दिया जा सकता है, 2 या 3 बूंद दे दीजिए। तो आपके पास आज की डेट में आपके कन्वीनियंस के हिसाब से और आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से वर्ल्ड का एक बेस्ट प्रोडक्ट विटामिन डी ड्रॉप्स के रूप में आपके सामने उपस्थित है सीजे स्टोर की तरफ से। तो इस प्रोडक्ट का बेहतरीन प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। एक विटामिन डी की ही अगर बात करें तो सैकड़ों करोड़ का बिजनेस ये विटामिन डी इंडिया में कर सकता है, क्योंकि हर घर में एक आदमी ऐसा है जिसका डेफिशिएंट है विटामिन डी, उसको मजबूरी में लेना ही है, और बाकी लोग वो हैं जो डेफिशिएंट हो सकते हैं, अगर उन्होंने नहीं लिया तो हर आदमी को विटामिन डी की आवश्यकता है, कोई आदमी बचा नहीं है। तो इस विटामिन डी से ना केवल हम अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं बल्कि पूरे इंडिया में सारे लोगों को स्वस्थ रहने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। दिस इज विटामिन डी। अब दूसरी बात जिस चीज की मैं करूंगा वो एक विशेष प्रोडक्ट है जो अभी शायद 1 या 2 दिन पहले ही हमारे कार्ट में डला है, और वो संबंधित है भारत के एक ऐसे वर्ग से जो निसंदेह बिना किसी शक के पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, और वो है हमारी कृषि खेती बाड़ी। तो आज अभी जो बात आपके सामने में करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कृषि प्रो प्लस से। इस प्रोडक्ट के बारे में हाईलाइट तो पहले ही मैं कर चुका हूँ। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डिपार्टमेंट जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इंटरनेशनल पेटेंट करवाया है। एक्चुअली ये इन्वेंशन है नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का, और ये इन्वेंट किया गया है, इसका बेसिक वेरिएंट जो है पहला वो 2012 में इन्वेंट किया गया था। 3 से 4 साल की ट्रायल के बाद इसमें बहुत सारे सुधार करके इसको वियना में ग्लोबल इंटरनेशनल पेटेंट के लिए भेजा गया, तो भारत सरकार ने इसको ग्लोबली पेटेंट करवाया है। तो इस प्रोडक्ट को ग्लोबल पेटेंट करवाने के पीछे भी कारण होते हैं, वरना सरकार कोई चीज को वैसे ही पेटेंट नहीं करवाती है, उसके पीछे कारण होते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आज की डेट में केमिकल रहित खेती पूरी दुनिया की डिमांड है। हम नहीं चाहते कि हमारी कृषि में केमिकल्स का प्रयोग हो, और जो हमारा बेसिक रूट है हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग नॉन वेज हैं तो हमारे को खेती से क्या लेना देना, तो जो सोर्सेज हम नॉन वेज में भी प्रयोग करते हैं अल्टीमेटली उनका भी बेसिक रूट जो न्यूट्रिएंट्स का है वो एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर से ही हम लोग अपनी सारी एनर्जी और सारे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, वो थ्रू बाईपास करें या डायरेक्ट करें। तो जब खेती बाड़ी में हमारे उत्पाद सही रहेंगे, वही पशु पक्षी भी उसको खाते हैं जो नॉन वेज लोग जिनका उपभोग करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो एग्रीकल्चर है। अगर वहां से हमारे को प्रोडक्शन, वहां से हमारे को न्यूट्रिएंट्स अच्छे लेवल के मिलेंगे तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। और अगर खेती स्वस्थ है, हमारी सॉइल स्वस्थ है,
हमारी मिट्टी में वो पोषक तत्व हैं जो पेड़ पौधों को चाहिए, तो फिर निश्चित तौर पे एक स्वस्थ समाज के निर्माण में भी हम योगदान दे सकते हैं। तो उस प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो उसमें आमतौर पर जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने प्लांट्स के लिए चाहिए होते हैं वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और वो डबल फीचर्ड प्रोडक्ट है। उसमें माइक्रोब्स को शामिल किया गया है जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिसको एनपीके बोलते हैं, वो कंप्लीट, नाइट्रोजन भी, फॉस्फोरस भी और पोटेशियम भी, वो तो तीनों उसमें है ही। उसके अलावा जो माइक्रो एलिमेंट्स हमारी सॉइल को, हमारी मिट्टी को चाहिए, सल्फर चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें, तो उन चीजों को भी वो अवेलेबल करवाता है। उसके साथ साथ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारी सॉइल में जाके उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की पावर को बढ़ाते हैं। बहुत सारी एयर उसमें से पास होती है, जिसको हम देसी भाषा में बोल सकते हैं मिट्टी फोकी हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा नमी रख पाती है, ज्यादा हवा को अपने अंदर रख पाती है। और जब मिट्टी हवा और नमी दोनों चीजों को अपने अंदर सोक करने की कैपेसिटी रखेगी, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेगी, तो वो ज्यादा मात्रा में हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाएगी। और जब ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट्स के पास अवेलेबल होंगे तो नो डाउट वो प्लांट ग्रो भी करेंगे, और उन प्लांट्स का जो प्रोडक्शन होगा वो न्यूट्रिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग भी एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पे खरा उतरेगा। अब बात है कि उसका यूज कैसे किया जाए, तो वो एकड़ के हिसाब से यूज किया जाता है। 1 एकड़ में उसका आधा लीटर का उपयोग जो है वो करीब 1 बैग यूरिया के बराबर काम करता है। इतने ही न्यूट्रिएंट देता है जितना 1 बैग नाइट्रोजन का आपका जो फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर, जितना वो देता है उतना ही असर डालता है। अब लोग पूछते हैं यूज करने की विधि, वो 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। उसका पहला यूज किया जा सकता है कि उसको सिंचाई के साथ ड्रॉप्स में मिला के पानी के साथ पूरे खेत में डाला जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं सिंचाई बीच में भी कट जाती है जी, हमारा तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, बीच में लाइट चली गई, जहां तक पानी गया वहां तक तो चला गया, उसके बाद वो नहीं जाएगा। तो उसको हम 100 लीटर पानी में 500 ml मिला के उसका स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा तरीका, अगर पानी अवेलेबल नहीं है, 2 दिन के बाद आपने सिंचाई करनी है, तो उसको 5 किलो रेत में 500 ml मिला के, अच्छे से मिला के उसको छिड़का जा सकता है, छिड़काव किया जा सकता है अपने खेत में। बाद में सिंचाई कर दें तो वो पूरी जमीन में अपने आप फैल जाता है। तो इस तरीके से उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। 10 से 15% ग्रोथ वो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में देता है। पहले साल के लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने केमिकल फर्टिलाइजर में 25% की कटौती करें। 4 बैग आपने केमिकल फर्टिलाइजर अगर यूज करना है तो 3 बैग यूज करें, और 1 बैग की जगह आप कृषि प्रो प्लस यूज करें। सेकेंड ईयर 50% कटौती कर दें, और थर्ड ईयर आप कंप्लीट केमिकल फर्टिलाइजर को कृषि प्रो प्लस से रिप्लेस कर सकते हैं। और एक ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के रूप में अपनी फसल को आप न केवल न्यूट्रिएंट वाइज गुणवत्ता के हिसाब से बल्कि प्रोडक्शन के हिसाब से भी आप अपनी फसल को सर्वोत्तम रूप दे सकते हैं। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको गांव गांव तक पहुंचाने में मुझे विश्वास है कि हमारी टीम पूरा काम करेगी। और सीजे स्टोर बेसिक प्रोडक्शन से लेके क्यों न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी रहे, किस लिए लोगों को सप्लीमेंट का यूज करना पड़े, हम लोग शुरू से लेके और ऊपर के लेवल तक, हर लेवल तक न्यूट्रिएंट्स को और स्वास्थ्य को लेकर हम लोग काम करने वाले हैं। तो आज समय करीब 9 बज चुके हैं, और सेशन क्योंकि लेट शुरू हुआ थोड़ा सा, तो इसको लेट नहीं करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अमित जी आए और आज के सेशन को क्लोज करें। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपने बेहतरीन ज्ञान में से जो हमें जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी साथियों से आज की इस जूम मीटिंग के सर के द्वारा जो बताया गया कि जो अपने लोग कम जुड़ पा रहे हैं उसमें हमारा और आप सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी बिजनेस को नहीं बड़ा कर सकते हैं। और अगर मैंने तो कमर कस ली है, आज से सर को मैं शिकायत नहीं दूंगा। गलती मेरी भी है, आपकी है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन गलती हमें माननी पड़ेगी। और या फिर सर को ही अपनी मीटिंग बंद करनी पड़े, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो सर जो हमें जानकारी देते हैं वो हमें ऐसी जानकारी और इससे भी बेहतर नॉलेज हमें मिलती रहे। इसके लिए मैं चाहता हूं कि इससे नेक्स्ट मीटिंग जो जूम पे आए, जो भी सेशन हो उसमें कम से कम 500 लोग दिखने चाहिए। और कोई कठिन बात नहीं है, बहुत सरल है, नॉर्मल है, लेकिन हम लोग वो नहीं